वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और 69th बीपीएससी जो होने जा रहा है 30 सितंबर को, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और कई सारे न्यूज़पेपर्स का मैंने हेल्प लेकर के और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को लेकर के मैंने यहाँ 3 पेज की, करीब 2.5 पेज की समरी बनाई है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप जो बीपीएससी फैक्ट्री टेलीग्राम है, आईएसपीसीएस फैक्ट्री बीपीएससी, आप उससे जुड़ जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखिए, सरकार पिछले 1 साल में सरकार के क्या आंकड़े रहे हैं, कितना ग्रोथ हुआ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस पे या फिर करंट प्राइस पे, तो इन सारी चीज़ों को सरकार एक लेखा जोखा रखती है। जैसे कि पिछले साल, पिछले अटेम्प्ट में आपने क्या किया, राइट। और बजट होता है कि हम आने वाले समय में कितना एलोकेशन किस सेक्टर को देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। साल 2006-07 का जो फिनेंशियल ईयर है, उस समय से बिहार में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत होती है और यह 17वां एडिशन था, 17th एडिशन 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन डेटा आपको जब 2021-22 का दिखे तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पहले तक का फुल डेटा इनके पास अवेलेबल होता है जो ये रिलीज कर रहे होते हैं इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में, राइट। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो बिहार के हैं, विजय चौधरी जी, तो इन्होंने इसको पेश किया। ग्रोथ रेट इन्होंने कहा कि बिहार का 10.98% है एट कांस्टेंट प्राइस, और नेशनल जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है, यानी नेशनल एवरेज है 8.68%। कांस्टेंट प्राइस आपके दिमाग में आया होगा कि क्या होता है। देखिए, आपने अगर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी ये चीज़ समझ आएगी कि करंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। जब हम किसी चीज को कांस्टेंट प्राइस पे मापते हैं तो हम उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके मापते हैं। इन्फ्लेशन को अगर साधारण शब्दों में आप समझेंगे तो ये, इसको हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति। साधारण शब्दों में आप इसे महंगाई के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रोथ रेट है, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही कम, मतलब मार्जिनली हम पीछे हैं। किससे? एक नंबर पे है आंध्र प्रदेश का ग्रोथ रेट 11.4% और दूसरे नंबर पे है राजस्थान का 11.04 और बिहार का तीसरे नंबर पे है 10.98। नाउ जो जीएसडीपी है, बहुत सारे डेटा आपको याद करने पड़ेंगे और ये डेटा आप अपने मेंस के आंसर में या फिर इंटरव्यू में भी कई बार आप यूज कर सकते हैं, खासकर जो लास्ट वाला पोर्शन होगा। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस, करंट प्राइस का मतलब जिसमें कि इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया हो, वो है 6,75,448 करोड़। और जीएसडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, यानी जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया हो, 4,28,065 करोड़। यहां मैंने लिख दिया है 2021-22 का ये पूरा डेटा है। नाउ करंट प्राइस पे ही अगर हम जीएसडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति देखते हैं तो ये होता है 54,383 करोड़, 54,383 करोड़। और जीएसडीपी पर कैपिटा कांस्टेंट प्राइस पे है 34,465 करोड़, 34,465 करोड़। थोड़ा डेटा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्टिलिटी रेट, आपने एक टर्म सुना होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि 15 से 49 के बीच, यानी 15 to 49 एज ब्रैकेट में जो एक वुमेन है, यानी कि अपने रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, इसी को हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो बिहार में इसमें काफ़ी मतलब डिक्लाइन हुआ है, ये अच्छी बात है, ये 2.9 हो गया है। लेकिन आपने एक और टर्म सुना होगा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, तो वो है 2.1, तो वो अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वो अचीव करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रीप कर पाएंगे ना। कहा जाता है कि 2005 से लेकर के 2055 तक का हमारे पास एक विंडो है जिसमें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं। और बिहार तो मतलब ऐसा है जहां पे अराउंड 40% जो है ना वो मतलब चिल्ड्रन वाला आबादी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब तक हम एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किलिंग में या वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि हम इसको रीप नहीं कर पाएंगे। नाउ जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, उसमें जीएसडीपी डिक्लाइन किया है।
21.4% से 21.2%, यानी 0.2% का डिक्लाइन है। ये कहता है कि डिस्पाइट ग्रोथ रेट इन द लाइव स्टॉक, जो मवेशी वाले सेक्टर्स होते हैं, पशु मवेशी, उसमें 9.5% का इसमें ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है। और जो मछली पालन है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इसमें 6.7% का ग्रोथ होने के बावजूद ये कह रहा है कि 0.2% का डिक्लाइन हुआ है। और बार बार ये फिर फिगर आएगा कि 2021 से 21-22 का ये डेटा है, ठीक है। यही फिर इसी दौरान सेकेंडरी सेक्टर में भी डिक्लाइन हुआ है 19.3% से 18.1%, और टर्शियरी सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। पहले और दूसरे में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ, और तीसरे में इंक्रीज हुआ है 59.3 से 60.7 प्रतिशत, सॉरी सेम पीरियड में। नाउ अगर रेवेन्यू कलेक्शन देखें, जो अपना स्रोत है बिहार सरकार का, तो उससे हुआ है 38,839 करोड़, यानी 38,839 करोड़। और सेंटर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर मिले हैं, वो है 1,29,486 करोड़, जिसमें कि 91 जो है यानी 91,353 करोड़ क्या है, तो स्टेट का शेयर है इन द सेंट्रल टैक्सेस। ग्रांट सीनेट सेंटर से कितने प्राप्त हुए, 28,606 करोड़, और सेंटर का जो लोन है वो बिहार सरकार को मिला 9,527 करोड़। देखिए डेटा जो है ना, वो एक ओवरऑल भी अगर आपको याद रहता है ना तो काम चल जाएगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 5% रहा इन 17 से, मतलब इन 5 वर्षों के दौरान, 17-18 से लेकर के 2021-22 तक का, और ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट माना जाएगा। एंड दिस अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA का मतलब होता है इन 2020-21 का, ये केवल बात कर रहे हैं। नाउ PD आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में डिक्लाइन दर्ज की गई है 17,344 करोड़ से 11,729 करोड़, और फिस्कल डेफिसिट में भी डिक्लाइन दर्ज की गई है 29,828 करोड़ से 25,551 करोड़। हम बजट वाला देखेंगे ना, तो बजट में हम आपको सारी चीजें बताएंगे, कितना परसेंटेज जो है वो परसेंटेज टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ अगर बिहार सरकार का टोटल जो एक्सपेंडिचर देखेंगे, खर्च, तो वो रहा है 1,93,000 करोड़, यानी 1.93 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है ज्यादा है 82.4%, यानी कि 1.59 लाख करोड़, और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है 17.6%, 0.34 लाख करोड़। नाउ ये जो चीजें हैं ना, अब आपको लग रहा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना अच्छा होगा ना उतना ठीक होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि एक तरह से आप ऐसा मानिए कि रनिंग एक्सपेंडिचर है, कि सैलरी दे दिया, पेंशन दे दिया। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो ये बिहार की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ऊर्जा खपत अगर देखेंगे, एनर्जी कंजम्पशन प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, तो 2017-18 में जो 280 किलोवाट आवर था, वो 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गया, यानी कि 17.5% का इसमें ग्रोथ दर्ज किया गया, जो कि अच्छी बात है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार तीसरे नंबर पे है, 1 पे यूपी और 2 पे महाराष्ट्र है। जो रोड है, रोड डेंसिटी में बिहार 31.69, 32 ओवरऑल ऐसे मान सकते हैं प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर, और 1 नंबर पे केरला है, वेस्ट बंगाल 2 पे है, और रोड डेंसिटी में भी बिहार तीसरे पे है। आपने कई जगह देखा कि बिहार तीसरे पे है, चाहे वो रोड डेंसिटी हो या व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो, या यहाँ पे आपने देखा कि ओवरऑल जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है उसमें भी, यानी 3 जगह बिहार तीसरे नंबर पे आया। नाउ विमेन इन पुलिस, जब आप पटना जाएंगे तो वहाँ पे बिहार सरकार, मतलब ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और उस पर लिखा है कि अगुआ बना बिहार, और जो पुलिस में महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा बिहार में हैं। तो 28,994 इतनी महिलाएं पुलिस में हैं अभी बिहार में, जो कि टोटल पुलिस फोर्स का 24.3%, यानी अ क्वार्टर ऑफ द पुलिस फोर्स अभी जो है वो, आने वाले समय में ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको पता है कि बिहार सरकार ने दिया है विमेन को। नाउ
थ्री मोस्ट जो प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या यूं कहें कि जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ये बीपीएससी दो दो बार सवाल पूछ चुका, 67th वाले में और 68th में। तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे फिर से पटना है, और पटना ही एक है जिसका 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, करीब 1,15,000 है, बाकी 50,000 से इनका दोनों का कम है, करीब 45 इनका है, 42 इनका है। ठीक है, तो उतना डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लीजिए, 1 पे पटना है, 2 पे बेगूसराय है, और 3 पे मुंगेर है, और अभी भी शिवहर जो है वो सबसे नीचे है पर कैपिटा इनकम में। नाउ आपको लग रहा होगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में कितने चैप्टर्स थे, तो इस बार 14 चैप्टर थे, और इस बार एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया ई गवर्नेंस पे, कि ई गवर्नेंस की कौन सी इनिशिएटिव्स बिहार सरकार ने लिया है। और एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ई गवर्नेंस पे बनाया है, क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी इस पे सवाल मेंस में पूछ चुका है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव पे, और उसी क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने मतलब दर्जनों इनिशिएटिव्स गिनाए हैं कि कौन कौन सी सरकार इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनवाज हुसैन जी उस समय, अब तो खैर मतलब पार्टी अलग हो गई है, कोalition नहीं रहा, तो उस समय शुरू हुआ था, और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि 4.01 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप की इंकरेजमेंट पे खर्च कर चुके हैं जनवरी 2023 तक। प्लास्टिक बैन बिहार ने भी कर दिया, जैसे देश ने किया जुलाई 1, 2022 से। और इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्या बैन हुआ? प्रोडक्शन, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूजेज। ठीक है, जल जीवन हरियाली का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसके अंतर्गत एक कैंपेन है मिशन 5 करोड़ प्लांटेशन कैंपेन। इसके तहत 388.97 लाख जो है प्लांट्स को प्लांट किया गया 2021-22 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ओवरऑल एक आइडिया रहे ना, तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेंस में लिख सकते हैं। इतना तो नहीं पूछेगा कि कितने प्लांट को किया गया, बट ये पूछ सकता है कि मिशन 5 करोड़ जो प्लांटेशन है वो किसके तहत है। कास्ट बेस्ड इनोमरेशन आपने देखा होगा, घर घर जाकर के जो जातिगत जनगणना, कर्नाटका एक नंबर पहला है, और दूसरा जो है वो बिहार है, ये जातिगत जनगणना करने वाला। तो ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे का मैंने डबल कोट किया है। इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कह रहा है, और राज्यपाल जी इसको पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बात लिखा है, ये आपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट विथ जस्टिस टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ कट गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। तो ये क्या है, मतलब सरकार अपना गिना रही थी अचीवमेंट, कि देखिए हम चाहते हैं कि न सिर्फ विकास हो, बल्कि विकास किसके साथ हो? न्याय के साथ हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, ये इनका कहना है। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जब आर्गुमेंट्स करेंगे तो यूनिडायमेंशनल आप बातें नहीं करेंगे, आप दोनों तरह की बातें जरूर करेंगे। जब अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे आप कि हाँ क्यों कास्ट बेस्ड एनुमरेशन होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं। एक इनिशिएटिव है जीविका, और 67th बीपीएससी के मेंस में मतलब 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया सीधे सीधे जीविका पे, आप पेपर देखिएगा, और जीविका का चर्चा किया गया है पूरा इसमें, और पहले भी इकोनॉमिक सर्वे में जीविका पे चर्चा हुआ है। तो जीविका पे ये अगर लाइन लिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन फॉर रूरल वुमेन अर्निंग्स, दे आर गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन टू स्टार्ट बिजनेस। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन का काम कर रहा है। उनकी आमदनी को बढ़ाने में क्या होता है, छोटा छोटा लोन उनको दिलाने में हेल्प करता है। हम आगे उसको देखते हैं। इसने क्या किया है, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ मोर देन 1.27 करोड़ रूरल फैमिलीज। मतलब कि करीब करीब 1.25 करोड़ जो ग्रामीण परिवार है उनकी जिंदगी को इसने बदलने में मदद की है। और करीब 10 लाख 10.35 लाख एसएचजी फॉर्म किए गए हैं जीविका के अंतर्गत। ये करीब सितंबर 2022 तक का डेटा है। और इस 10.35 लाख में से 2.5 लाख जो एसएचजी हैं उनको बैंक से लिंक किया गया है, ताकि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं इनका उनको फुलफिल किया जा सके।
ठीक है, यही मैं कह रहा था कि ताकि उनको पैसा वहां से मिल जाए ना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पास्ट में इसकी तारीफ की है, और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की है। और जीविका ने न सिर्फ वुमेन का, जो बिहार की वुमेन है उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया है, बल्कि उनका सोशल एम्पावरमेंट किया है, क्योंकि इशूज लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन पे डिस्कशन होता है। और मैंने तो देखा है महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। अभी दीदी की रसोई आपने देखा होगा, दीदी की रसोई ये जीविका से चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है क्योंकि ये लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, या फिर विमेन जो हैं वो डिस्कस करती हैं। स्पेशली जो आपको पता है कि पीआरआईज में बिहार ने 50% रिजर्वेशन दिया है, तो 50% तो वुमेन खड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें आपने देखा होगा, इस बार 68 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा भी गया कि जो ब्लॉक लेवल बॉडी होती है, जो मिडिल लेवल बॉडी होती है, तो उसको क्या पंचायत समिति वाला, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो आप जानते होंगे उनको बीडीसी कहते हैं। तो ये जो अलग अलग लेवल पे वुमेन खड़ी होती है, तो कैसे उनका इसने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी किया है। मतलब ओवरऑल एक कहें ना तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, वुमेन का पार्टिसिपेशन, या इनफैक्ट जो भी पीआरआईज में काम हो रहे होते हैं ना, तो उसमें जीविका जो दीदी होती हैं, जीविका का जो एसएसजी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप बीपीएससी में अधिकारी बन करके जाएंगे तो आपको काम दिया जाएगा इनसे कोऑर्डिनेट करने को, और अवेयरनेस जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इनके साथ मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अगले वीडियो में हम बिहार का बजट करेंगे। धन्यवाद।